हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम गृह प्रबंधन की आवश्यकताओं और महत्व के बारे में समझ लेते हैं कि गृह प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए देखिए, पहला नंबर हम लोग चलते हैं कि प्रबंधन की जो आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है। तो पहला नंबर है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए गृह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट नंबर आप देखिए कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। सेकेंड नंबर देखिए परिवार के में उचित समायोजन के लिए। जैसे परिवार में विभिन्न प्रकार के उचित समायोजन जो है उनके लिए भी गृह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और तीसरा नंबर है कि निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। जो निर्णय है ना लेते हैं हम उनके प्रभावशीलता के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और चौथा नंबर मित व्ययिता हेतु। मतलब हम जितना कम से कम खर्च करें और किस प्रकार से हम किसी भी सामग्री पर मित व्यय कैसे कर सकते हैं इसके हेतु क्या होती है गृह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और पांचवा है संसाधनों के उचित उपयोग हेतु। पांचवा नंबर जो है वो गृह प्रबंधन के संसाधनों के उचित उपयोग करने के लिए, मतलब हम किस संसाधनों का उचित प्रकार से किस प्रकार से यूज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, ये जानकारी हमको गृह प्रबंधन के माध्यम से मिलती है। और 6 नंबर जो है गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण हेतु। मतलब गृह प्रबंधन की आवश्यकता जो होती है गृहिणी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सातवां जो है वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु, मतलब अपने जीवन स्तर को हम किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं इसके लिए भी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग टॉपिक देखते हैं कि जीवन। और आठवां क्या है सीमित साधनों के समुचित उपयोग हेतु। मतलब सीमित साधनों का समुचित उपयोग हम कैसे करेंगे इसके लिए भी गृह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। निम्नलिखित कौन कौन से गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चार है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो इसमें देखिए पहला है आयोजन। मतलब हम किसी भी कार्य को करने के लिए आयोजना किस प्रकार से करते हैं तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आयोजन प्रबंधन का एक प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण। देखिए आयोजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम चरण माना जाता है गृह प्रबंधन के। किसी भी कार्य को करने से उससे पहले एक व्यक्ति की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है और उसी रूपरेखा पर चलते हुए उद्देश्य तक पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार हमको उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आयोजन प्रथम चरण है और ये अनिवार्य है। अब देखिए आयोजन के बारे में हम लोग समझते हैं कि आयोजन आयोजन में गृह प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और प्रबंधन के अंतर्व्याप्त गुणों को पूरी तरह से पूरी योजना पर निर्भर करती है। इसमें प्रबंधन का नियंत्रण, तर्क, बुद्धि, रचनात्मक निर्माण लेने की क्षमता, उचित विकल्प का चुनाव करने के लिए जरूरी है। मतलब इसमें उचित विकल्प का क्या होती है चुनाव करने की योग्यता जरूरी होती है। मान लीजिए कि आप आयोजन कर रहे हैं, आपको उचित विकल्प चुनने की योग्यता ही नहीं है तो आपका आयोजन क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। जब आयोजन बेकार होगा तो आपका प्रबंधन भी बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि आयोजन यह बताने में मदद करता है कि कौन सा कार्य कब, कौन सा कार्य कहाँ और किसके द्वारा और किस माध्यम से किया जाना है। तो आयोजन की ही माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि मदद करता है कि कौन सा कार्य कब, कौन, कहाँ, किसके द्वारा और किसके माध्यम से कराया या किया जाना है। यह एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब आयोजन जो होता है उसका कार्य क्या एक मार्गदर्शक के रूप में
कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखिए कि ग्रास और कैंडल के द्वारा किए गए आयोजन के चरण। ग्रास और कैंडल ने आयोजन के चरण को किस प्रकार से बताया है? तो ग्रास और कैंडल ने दिए गए आयोजन के चरण बताया। पहला, समस्या को परिभाषित करना। ग्रास और कैंडल ने समस्या को परिभाषित करना बताया है। ठीक है, कि समस्या को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। दूसरा, विकल्पों को ढूंढना, मतलब विकल्पों को कैसे ढूंढा जाएगा। तीसरा, विकल्पों पर विचार विमर्श करना, मतलब हमें विभिन्न प्रकार के विचारात्मक विकल्प हैं और उन पे हमको क्या करना है, विचार विमर्श करना है और उचित विकल्प का चयन करना है। उसके बाद उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। देखिए आ गया ना चौथा नंबर। पहले समस्या को परिभाषित कीजिए और परिभाषित करने के बाद समस्या को, विकल्पों को ढूंढिए। उसके बाद से विकल्पों को विचार विमर्श कीजिए और फिर विकल्पों का चुनाव कीजिए और परिणामों की स्वीकारना। तो इस प्रकार से ग्रास और कैंडल में आयोजन के 5 चरण बताए हैं। तो ये 5 चरण हैं जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 चरण क्या है और इस प्रकार से परिणाम को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो अब देखिए आयोजन के प्रकार। देखिए आयोजन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है दीर्घकालिक आयोजन और दूसरा होता है अल्पकालिक आयोजन। ठीक है, तो आयोजन कितने प्रकार के होते हैं? आयोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घकालिक आयोजन, दूसरा अल्पकालिक आयोजन। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं दीर्घकालिक आयोजन के। देखिए नोट में यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि नोट में कि दीर्घकालिक आयोजन अल्पकालिक आयोजन पर ही निर्भर करता है। अच्छा, जो दीर्घकालिक आयोजन है वो अल्पकालिक आयोजन पर ही निर्भर करता है। अल्पकालिक योजना ही मिलकर दीर्घकालिक योजना को पूरा करती है। मतलब अल्पकालिक योजनाएं ही मिलकर दीर्घकालिक योजनाओं को क्या करती है, पूरा करती है। और अब और दीर्घकालिक योजनाएं अल्पकालिक योजनाओं पर आश्रित होती हैं। ठीक है, दीर्घकालिक योजना अल्पकालिक योजनाओं पर आश्रित होती है। अब देखिए, अब सेकंड आयोजन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आयोजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे संगठन के बारे में। तो देखिए ये संगठन कैसे होता है। तो निखिल और डार्सी के अनुसार संगठन को हम एक ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति और अन्य साधनों अथवा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से उपयुक्त समझ स्थापित कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं संगठन के बारे में। तो संगठन किस प्रकार है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 या 2 से अधिक संस्थाओं या 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को ही का ही हो सकता है। जो संगठन किस प्रकार से होता है, तो संगठन कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के माध्यम से संगठन का निर्माण हो सकता है। परंतु संगठन में जुड़ने वाले प्रत्येक एक कारक एक दूसरे से जुड़ने चाहिए, साथ ही साथ उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करने वाले होने चाहिए। मैंने उद्देश्य तक पहुंचने में क्या होने चाहिए, मदद करने वाले होने चाहिए। अब देखिए हम चलते हैं नियंत्रण। तो संगठन हमने पढ़ दिया कि संगठन 2 व्यक्तियों या 2 संस्थाओं को मिलकर ही संगठन का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा आयोजन क्या है, अब हम लोगों ने संगठन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं नियंत्रण। तो तीसरा इसमें क्या बिंदु है गृह प्रबंधन का, नियंत्रण। देखिए गृह प्रबंधन के 4 हैं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो अब हम लोग नियंत्रण पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद से हमको क्या पढ़ना है, मूल्यांकन। तो नियंत्रण के बारे में समझ लेते हैं कि नियंत्रण है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए नियंत्रण जो है आपका, नियंत्रण एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है, नियंत्रण एक प्रकार का बल होता है जो कि प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। प्रबंधन में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कार्यों को माप के द्वारा ठीक करके संपन्न करने का कार्य किया जाता है। यह ही आयोजन
और संगठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में मदद देता है। तो इस प्रकार से निकिल और डार्सी के अनुसार बताया गया है। निकिल और डार्सी ने बताया है कि यह एक यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने में मदद और निर्देशन प्रदान करता है। मतलब देखिए, जो आपका नियंत्रण है, ठीक है, नियंत्रण कभी भी यंत्र के समान है, नियंत्रण करना है हमको, उसको योजना को किस प्रकार से इच्छित परिणाम तक पहुंचने में दिया गया निर्देशन मतलब प्रदान करना, तो हमको अपने इच्छित परिणाम तक किस प्रकार पर उसको नियंत्रित करता है। वो कहाँ दबाव ज्यादा डालना है, कहाँ दबाव कम डालना है, किस प्रकार से योजना का आयोजन करना है, उसको कितना मतलब हमको हर चीज को कैसे नियंत्रण कंट्रोल करना है, उस गृह प्रबंधन के बारे में तो वही आपका नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण की अवस्थाएं कौन कौन सी है? देखिए, बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन। मतलब बल देना कितना, कब, कहाँ, कैसे, निरीक्षण, इसको हमेशा निरीक्षण करते रहना संगठन का। उसके बाद समायोजन, और समायोजन में समय को योजना पूर्वक किस प्रकार से संचालित करना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन। तो देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन प्रबंधन का अंतिम चरण होता है। क्या होता है? मूल्यांकन का अंतिम चरण होता है और इसी के द्वारा प्रबंधक यह पता लगाता है कि उसकी कितनी सफल हुई और कितनी असफल हुई, सफलता का क्या कारण थे और असफलता की क्या वजह थी इत्यादि का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन को आधार मानकर प्रबंधन की योजना बनाती है। देखिए, जो आपका मूल्यांकन है, मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। सर्वोपरि, सविस्तार, ठीक है, सर्वोपरि, सविस्तार, सापेक्ष, निरपेक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, संकलात्मक और निर्माणात्मक। तो संकलात्मक को योगात्मक कहते हैं और निर्माणात्मक को रचनात्मक कहते हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आप लोग को मूल्यांकन को और अच्छे से बताऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।